टेक्निक्स ऑफ योगा थेरेपी और द प्रोसेस ऑफ योगा थेरेपी। योगा थेरेपी किस वे में काम करती है, क्या उसके टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि योगा हमको बेनिफिशियल होता है। योगा मतलब थेरेपी मतलब एक थेरेपेटिक वे में योगा को इस्तेमाल करना। एक सेकेंड। तो प्रोसेस या टेक्निक्स क्या है? योगा थेरेपी इज लाइक वी ऑल नो, योगा थेरेपी इज अ यूजफुल इन ऑब्टेनिंग फ्रीडम फ्रॉम डिसीजेस एंड रिपेयरिंग द डैमेज कॉज्ड बाय डिसीजेस। एक तो पहली बात तो प्रिवेंटिव मेजर भी है कि हम बीमारियों से बचे रहें। योगा थेरेपी मतलब अगर हम पूरी तरह से हेल्दी पर्सन को योगा थेरेपी देते हैं तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर भी है कि वो बीमारियों से बचे रहें। दूसरी बात है, अगर कोई डिसीज़ है तो काफ़ी हद तक से बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है, और साथ में कोई पार्ट, कोई बॉडी का ऑर्गन अगर कुछ हद तक डैमेज हुआ है तो उसको भी रिपेयर करने का काम योगा थेरेपी करती है। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है योगा थेरेपी। द टेक्निक और द प्रोसेस ऑफ योगा थेरेपी दैट हेल्प्स इन दिस पर्पस आर, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि योगा थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं? दीज आर लाइक आसन, asanas, cleansing process, breath regulation and contemplation। ये चार मेन टेक्निक हैं जिन पे कि पूरा का पूरा योगा थेरेपी बेस्ड है। कैसे, वो डिस्कस करते हैं। Unlike medicines, utilizing these process not only destroy the symptoms but also unroot the cause of the disease itself। केवल ये क्या नहीं करता, हमारे डिसीजेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसके सिम्टम्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकता है हमारे बॉडी से। मतलब एक सेलुलर लेवल पे जाके हमारे बॉडी को, सेल्स को हेल्दी बनाने का काम करता है। सो दैट क्या होता है, बॉडी में जो बीमारी का जड़ है, जो रूट कॉज है, वो ही निकल जाता है। मतलब वो बीमारी किसी सेल्स में तक वापस नहीं बचती अगर हम इन टेक्निक्स को प्रॉपर वे में यूज करते हैं। थेरेपी हेल्पिंग रीगेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। और साथ ही साथ इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ये है कि हमारे माइंड का कामनेस भी योगा थेरेपी प्रोवाइड करती है, उस डिसीज को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही साथ। सो द फर्स्ट वन इज आसन। जब भी हम योगा थेरेपी की बात करते हैं या योग की बात करते हैं, एक पहली चीज हमारे जो माइंड में आती है वो है आसन या पोस्चर्स। पोस्चर्स किस तरीके से हमको हेल्प करता है? जैसे कि हमको पता है पतंजल योग सूत्र में आसन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, स्थिरम सुखम आसनम। पतंजलि डिस्क्राइब्ड asanas as a ideally being manifest or held in a comfortable steady state, और स्थिरम सुखम आसनम एक कंफर्टेबल स्टीडी स्टेट को अचीव करना और उसको होल्ड करना। मतलब आसन मतलब वो होता है पतंजलि के अकॉर्डिंग किसी कंफर्टेबल पोजीशन में लंबे टाइम तक स्थिर रहना सुख के साथ, वही आसन है। इससे फायदा क्या होगा? आसन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? अगर हम एक किसी सर्टेन पोजीशन को होल्ड करते हैं तो क्यों इम्पोर्टेंस है? The effect of holding an asana is noted to be, मतलब क्या होता है, हमारे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं माइंड के, हमारे माइंड में एक द्वंद्व चलते रहता है। जैसे कि हमको पता है एक विचार आता है, उसके दूसरी थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार अलग अलग तरह के थॉट आते रहते हैं। कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके वृत्तियाँ, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों टाइप की होती हैं। उन वृत्तियाँ, उन तरह के माइंड के मॉडिफिकेशन की वजह से हमारा माइंड कैसा होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है, एक द्वंद्व की अवस्था में रहता है, द्वंद्व चलते रहता है, मैं ये करूँ या वो करूँ। एक चीज़ का सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, दूसरा माइंड में थॉट आ जाएगा लाइफ में। मतलब ऐसे हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हम डिसीजन पे कई बार नहीं पहुंच पाते। इन सब से हमको छुटकारा कौन दिलाता है? आसन। कैसे?
जब हम आसन को होल्ड करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड कंसंट्रेशन लेवल उसका इंक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होने से, अवेयरनेस इंक्रीज होने से हमारे माइंड में स्टेबिलिटी आती है, और धीरे धीरे बॉडी में स्टेबिलिटी पहले आया आसन होल्ड किया तो देन स्लोली माइंड में स्टेबिलिटी भी आती है। उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। माइंड में स्टेबिलिटी जैसे जैसे आएगी, माइंड में स्टेबिलिटी आएगी तो माइंड रिलैक्स होगा और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम से हम दूर रहेंगे। ठीक है, इसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आसन पे जो डिस्कशन हो रहा है, उस आसन को किसी भी पोस्चर के या आसन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, constitute movement of the body which attain the posture, the आसन, मतलब बॉडी के वो मूवमेंट्स जिनके थ्रू हम किसी आसन या पोस्चर में जाते हैं, ऐसे मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद वो मूवमेंट्स प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आप जब आसन में पहुंच जाते हो तो फिर हमको क्या करना होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी लानी होती है। हम भुजंगासना का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी हम भुजंगासन में हैं। तो हमने क्या किया, पहले हम प्रोन पोजीशन में आए, देन हमने अपने दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के साइड में रखा, एंड देन इनहेल करते हुए हमने अपने चेस्ट को लिफ्ट किया, दोनों पैरों को, नीज एंड टो, अपने हील्स एंड टोज को हमने ज्वाइन कर लिया। स्लोली हम क्या हुए, आसन के आइडियल पोजीशन में आ गए। अब क्या है आसन का काम, हमको उस पोजीशन को होल्ड करना है फॉर सर्टेन ब्रेथ, जो भी आपका टाइम पीरियड है, 15 सेकेंड, 30 काउंट्स, जो भी है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड स्टेप आसन का। एंड देन थर्ड, रिलीजिंग द आसना एंड रिटर्निंग टू अ रिलैक्स्ड इनिशियल पोजीशन। जिस पोजीशन से आप गए थे, मतलब कि उसकी प्री पोजीशन, उसमें धीरे धीरे स्लोली ब्रेथ के साथ, मतलब या तो इनहेल या एक्सेल, समथिंग एक होगा, वो करते हुए वापस आसन की इनिशियल पोजीशन में आ जाना, अपनी पोजीशन में। ये हुआ थर्ड स्टेप। क्यों इसको इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिकॉज these steps create an overall effect on the nervous system. Thereby, all asana appear to have a positive impact in the easing of psychosomatic diseases. ये जो स्पेसिफिक तरीका है ना आसन में जाने का, हम योग जब करते तो बहुत स्लो करते देखा हमने, दूसरे एक्सरसाइजेस करते तो बहुत फास्ट करते हैं, बहुत डायनेमिकली एक्सरसाइजेस करते चले जाते हैं, थक जाते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन योग क्या होता है, बहुत आराम से, धीरे धीरे, स्लो, इनहेल एक्सहेल के साथ इंजॉय करते हुए, हर आसन को हम इसमें इंजॉय करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम एक अलग ही लेवल पे जाके काम करता है, जो कि दूसरे एक्सरसाइजेस प्रोवाइड नहीं कर सकते ये चीज़ नर्वस सिस्टम को। तो हमारे हर एक आसन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे डालता है, और हमको पता है हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के बाद का तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वो नर्वस सिस्टम अगर नहीं है तो बॉडी कुछ भी काम, कोई भी मूवमेंट करने लायक नहीं रहेगी। सो द आसना वर्क्स डायरेक्टली ऑन द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हेल्दी है मतलब बॉडी के सारे दूसरे पार्ट्स, ऑर्गन्स हेल्दी हैं। तो आसनों का ये फिजियोलॉजी है जो कि नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है क्लींजिंग प्रोसेस। इस तरीके से आसन काम करते हैं थेरेपी में। इसीलिए तो हम जब किसी के मेंटल डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, तो क्यों वो धीरे धीरे योग से क्यों बोला जाता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आसन करिए, योग करिए। बिकॉज योग का जो एक सिंगल पार्ट है, मतलब आसन, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो प्राणायाम की तो बात ही क्या है फिर। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है क्लींजिंग प्रोसेस। Waste products are constantly produced in our bodies
and there are magnificent system in our bodies designed to dispose of this waste. क्या है, हमको योग के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा बनते हैं। वो हमारे बॉडी का प्रोसेस ही वैसा है कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से स्टूल, यूरिन और स्वेट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा कहना है कि इनका टाइम टू टाइम बॉडी से रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा? ये ही इम्प्योरिटीज़ एक्यूमुलेट होके बॉडी में डिसीज़ जनरेट करेगा। ऐसा है कंसेप्ट बॉडी में डिसीज़ेज़ का, ठीक है? तो क्लींजिंग प्रोसेस का यहाँ पे क्या रोल है? If a waste disposed system is inefficient, all the waste will not be eliminated but will be stored in our body. अगर हमारी बॉडी का सिस्टम सही तरीके से काम ना करे, कोई ऑर्गन, कोई भी एक भी ऑर्गन ना करे ना, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। लाइक पसीना, किसी किसी को पसीना नहीं आता, एक्सरसाइज भी करते हैं तो नहीं आता है, ठीक है? और जनरली देखा जाता है जिनको बहुत स्वेटिंग कम होती है ना, उनको स्किन डिसीजेज ज़्यादा होता है, बिकॉज वो पोर्स में या स्किन की जो अलग अलग लेयर्स है वहीं वो जमा रहता है, बाहर तक नहीं निकल पाता। उसके रीज़न कई सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो स्किन डिसीज़ होने का बहुत चांसेस होता है ऐसे में। दूसरी बात, स्टूल, यूरिन, इनका भी टाइम टू टाइम पास ना होने से बॉडी में बहुत सारे अलग-अलग डिसीज़ेज़ होते हैं। तो इनका पास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी टाइम टू टाइम। इफ़ अ वेस्ट डिस्पोज सिस्टम इज़ इनसफिशिएंट, आपका जो वेस्ट डिस्पोज सिस्टम है अगर वो इनसफिशिएंट है या वो वीक है, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है? तो योगा थेरेपी क्या कहती है? Stored waste in our bodies create diseases. Effectively disposing of bodily waste is the only way to maintain maximum health. योगा थेरेपी कहती है कि इसको क्लींजिंग टेक्निक के द्वारा अपनी बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। The various yogic cleansing processes developed and perfected over the centuries help carry out this work. बहुत टाइम से ये जो हमारी क्लींजिंग प्रोसेस है ये इस काम को बखूबी निभाते आ रहे हैं, बॉडी से गंदगी को साफ करने का जो काम है। Our body constantly transport food, fluid, blood, oxygen, urine, hormonal secretions and solid waste. Solid waste कौन सा है? Stool. From one part to the other. हमारी बॉडी में क्या होता है? खाना है, उसके अलावा बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, ऑक्सीजन है, यूरिन है, हार्मोनल सीक्रेशंस हैं, और उसके अलावा जिसको हम बाद में स्टूल बोलते हैं, वो वाले वेस्ट प्रोडक्ट पूरी बॉडी में इधर से उधर क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ऐसा उसमें अंदर चलते रहता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है, तो ये कॉन्स्टेंटली चलने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है? तो द पैसेज वेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस मटीरियल मैसेजेस एंड ऑर्डर आर कॉल्ड नाड़ीज इन योगा। इन नाड़ियों में ये जो प्रवाह होता है प्राण ऊर्जा का, तो अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम ये हमारी बॉडी से रिलीज ना हो, तो हमारी बॉडी में नाड़ी, ये वर्ड आपने सुना होगा, नाड़ी होता है, वो एक पैसेजवेज होता है, एक पाथवेज होता है जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर बॉडी में अशुद्धियाँ रहीं, अगर बॉडी में इम्प्योरिटीज़ रहे, तो नाड़ियाँ में बहुत सारी कचरा और गंदगी आ जाती है और वो नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाता है। एक मिनट, हाँ, हेलो, बोलिए, हाँ खा लिया, क्लास चल रहा है, क्या नहीं जी, ठीक है जी, हाँ। तो इस तरीके से जब भी मतलब इम्प्योरिटीज़ बॉडी में किसी भी तरीके से रुक गए, वो टाइम टू टाइम क्लीन नहीं हो पाए, तो क्या होगा? हमारे जो नाड़ियाँ हैं ना, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, मतलब जो एनर्जी का एक फ्लो होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होगा।
नाड़ियाँ मतलब क्या होता है? एनर्जी का फ्लो। अगर हम बॉडी को डिसेक्शन करते हैं ना, तो हमको ये नाड़ियाँ नहीं दिखाई देती, बिकॉज ये हमारी बॉडी के जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उस पे नहीं होते, ये हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं। वो एक एनर्जी का फ्लो है, वो एक प्राणों का जो हमको जिंदा रखने का काम करता है, ऐसा एक फ्लो उन नाड़ियों में होता है। हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग देयर आर 72,000 ऑफ सच नाड़ीज इन आवर बॉडी। ऐसे टोटल 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी में है। Yet sometime obstructions are created in these vehicles and the transportation slows down। तो क्या होता है जब बहुत सारा मैल, अशुद्धियाँ, कचरा, इम्प्योरिटीज, टॉक्सिन्स, जिनको कुछ भी बोल सकते हैं, जमा हो जाता है, तो क्या होगा? इन नाड़ियों में फ्लो रुक जाता है और हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसीज हो जाती है। ठीक है, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्लो डाउन हो जाता है और कभी कभी कंप्लीटली स्टॉप भी हो सकता है। दिस ऑटोमेटिकली अफेक्ट द बॉडीज फंक्शनिंग एंड मे रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ वेरियस डिसीजेस। और सिर्फ इसी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज हो सकती है और पूरी तरह से सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं। सारा का सारा क्या बताया कंसेप्ट? नाड़ियों में एनर्जी के फ्लो का है, उसको रुकने नहीं देना चाहिए। वो कैसे रुकता है? अशुद्धियों से। इसके लिए क्लींजिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि वो क्लींजिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं योग थेरेपी में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज ब्लॉकेजेस फ्रॉम द नाड़ीज इज कॉल्ड नाड़ी शुद्धि। जब हम इन नाड़ियों से ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है नाड़ी शुद्धि और प्योरिफिकेशन ऑफ द नाड़ीज। दिस प्रोसेस ऑफ द नाड़ी शुद्धि इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है नाड़ी शुद्धि का, वो किया जाता है क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू। कुछ क्लींजिंग प्रोसेस हैं जिनके नाम से आप भी फेमिलियर होंगे, लाइक जलनेति, शंख प्रक्षालन, वमन। इनमें क्या यूज होता है? जलनेति में भी जल यूज होता है, मीन्स वाटर। शंख प्रक्षालन में भी पानी को पी के पेट को, इंटेस्टाइन को क्लियर किया जाता है, वो भी वाटर यूज होता है। वमन में भी पानी को पी के देन वमन करके, वॉमिट करके इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है। ये तीनों शुद्धि क्रिया है, ये तीनों क्लींजिंग प्रोसेस हैं जो कि जल की सहायता से, वाटर की हेल्प से की जाती है। दूसरी कुछ प्रोसेस हैं जिनमें वाटर की जगह पे एयर का यूज होता है, लाइक कपालभाति। इसमें हम कोई पानी यूज नहीं करते, हम एक्सेल 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 करके एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, मतलब वेस्ट गैसेस को समझ लीजिए, टॉक्सिन्स को, वेस्ट गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कपालभाति एक क्लींजिंग प्रोसेस है। दंड नीति, उसमें हम क्या यूज करते हैं? दंड नीति में रबर पाइप, दंड धोती में रबर पाइप, सूत्र नीति, सूत्र नीति में हम स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, वस्त्र धोती में स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ। अग्निसार में क्रिया में क्या करते हैं? अग्निसार क्रिया में ना ही पानी यूज होता है, ना ही वाटर यूज होती है, ना ही कोई रबर पाइप या कपड़ा यूज होता है। अग्निसार क्रिया आपने देखी होगी, कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स। ये हमारे पेट के मसल्स का एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है। उस तरीके से ये क्लींजिंग प्रोसेस है हमारे इंटेस्टाइन का। नौली भी ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे अग्निसार के लिए की तरह। अब हमने जो क्लींजिंग प्रोसेसेस के बारे में सुना समझा, ऑल दीज प्योरिफिकेशन प्रोसेस और क्लींजिंग टेक्निक्स remove the blockages in the various nadis and purify those nadis so the transportation becomes smooth and disease is defeated। जैसे ही हम इन किसी न किसी जो हमको सूट होती हो, सारे क्लींजिंग प्रोसेस सभी को सूट नहीं होते, इस बात का ध्यान रखते हुए हमको सिलेक्ट करना होता है।
जिनको पित्त वाले हैं उनको ज़्यादा हीट जनरेट करने वाली चीज़ें सूट नहीं होती, उनको दूसरे प्रोसेस से बॉडी को क्लीन करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपको सजेस्ट किया जाता है। आयुर्वेदा, पंचकर्मा ये सब जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमको डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि आपको कौन-सा क्या सूट होगा, वो करना है। कपालभाति हम डेली अपने योग में जब हम योगा का सेशन खुद के लिए कर रहे हैं, पर्सनली योगा कर रहे हैं, तो कपालभाति हम डेली करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति है या हम दिन की गर्मी के टाइम में कर रहे हैं या बहुत धूप है, तो उस टाइम पे हमको अवॉइड करना होता है। या मॉर्निंग कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में थोड़ा कम देर करना पड़ता है अगर पित्त प्रकृति है, अदरवाइज हम नॉर्मली कर सकते हैं 5 मिनट। तो कपालभाति भी एक क्लींजिंग प्रोसेस है, इसीलिए हम उसको जनरली प्राणायाम के पहले करते हैं, सो दैट हमारी बॉडी से जो जो एक्यूमुलेटेड बोलना चाहिए, जो कचरा है, अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पहले क्लियर हो जाएँ और हमको एक लाइटनेस सा फील होने लगे। आफ्टर दैट वी कैन डू आसनास एंड प्राणायाम। तो इस तरीके से क्लींजिंग प्रोसेस योगा थेरेपी का एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द थर्ड वन, ब्रेथ रेगुलेशन। योग थेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेक्निक, जिसे which is breath regulation. Although the main goal of breath regulation is to gain control over pranic energy. ब्रेथ रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। इसका मेन गोल क्या है? जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, या केवल स्पेसिफिक किसी नोस्ट्रल से इनहेल कर रहे हो, किसी दूसरे से ही एक्सहेल कर रहे हो, ये सब मैनिपुलेशन करने का रीज़न क्या है? बिकॉज हमको पता है अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग तरीके से इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। इन सब का गोल क्या है? द गोल इज कंट्रोल ओवर प्राणिक एनर्जी। अभी हमने प्राणिक एनर्जी का कंसेप्ट समझा कि हमारी बॉडी में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं और उनमें एक प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और हम हेल्दी हैं। वो प्राणिक एनर्जी का फ्लो कहीं पे भी, एक भी नाड़ी में अगर वो डिस्टर्ब हुआ फ्लो, तो डिसीजेस जनरेट होते हैं, ये हमको पता चल गया है। तो ब्रेथ रेगुलेशन इसमें क्या हेल्प करता है? उसी प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करता है। बिकॉज कंट्रोल कैसे करेगा? आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में इनहेल करते हो और आपका पूरा कंट्रोल आपके इनहेलेशन पे होता है। आपके एक्सेलेशन पे आपका पूरा कंट्रोल होता है कि मेरे को 3 सेकेंड इनहेल करना है, मेरे को 4 सेकेंड एक्सेल करना है, या मेरे को 1 सेकेंड में इनहेल करके उसको 4 सेकेंड का रिटेंशन करना है और 2 सेकेंड में एक्सेल करना है, 1 4 2, 4 सेकेंड का कुंभक इंटरनल रिटेंशन। ये सब क्या है? ब्रेथ का मैनिपुलेशन है। अलग अलग तरीके से अपनी प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल करने के तरीके हैं। मोर एडवांस ब्रेथ रेगुलेशन रेंजेस More advanced breath regulation ranges from the practice of deep breathing to that retention of breath with any of the bandhas। जब हम स्टार्टिंग में किसी को प्राणायाम करवाते हैं, किसी स्टूडेंट को, किसी अपने पेशेंट को, तो कभी हम बंधास, कभी भी हम ब्रेथ रिटेंशन नहीं करवाते, बिकॉज उनकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल नहीं होती है। स्टार्टिंग के कुछ मंथ हमको नॉर्मल इनहेल एक्सेल नाड़ी शोधन प्राणायाम पे ही डिपेंड रहना होता है, बिकॉज उनकी बॉडी को हैबिचुअल होने तक के लिए कि अब ठीक है, अब आप 2 3 मंथ से अच्छे से प्राणायाम कर रहे हो, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, आपका कंट्रोल आ गया है इनहेल और एक्सेल पे। अब आपका जो एक्सेलेशन है वो एकदम कंट्रोल्ड है, उसमें बीच बीच में फ्लो इंटरप्ट नहीं हो रहा है, उसमें कहीं कोई पॉज नहीं है। इस तरह का जब एक फ्लो आ जाता है ना, तब हम उनको रिटेंशन वाला प्राणायाम दे सकते हैं। तो वो एडवांस लेवल का होता है ब्रेथ रेगुलेशन। ठीक है, तो कभी भी किसी को स्टार्टिंग में हम रिटेंशन नहीं देते ब्रेथ का।
अब ये समझते हैं कि प्राणायाम हमारी बॉडी में काम किस तरीके से करता है। योगा थेरेपी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्राणायाम पे। क्यों? रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है, योगा थेरेपी मेनली वर्क्स ऑन द पेशेंट्स। पेशेंट पे काम करते हैं योगा थेरेपी में हम। तो जो पेशेंट है ना, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बेड रिडन हो, वो बेड से उठ ही ना पाए, उसके लिए हेवी एक्सरसाइज़ेज़, सूर्य नमस्कार ये सब पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे में उनको क्या करवाएँगे? कुछ नहीं करवा सकते। हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो हम उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है उनके लिए प्राणायाम, जो वो बेड पे लेट के भी कर सकता है और उनको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पॉज़िटिव होते हैं इससे। तो फिजियोलॉजी क्या होगी? क्या हो रहा है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर? इन द प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीदिंग, द लंग्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। लंग्स को जब इनहेल हम डीप करते हैं, देखिए, मॉर्निंग से लेके सोते तक हम एक शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सारे के सारे लोग। जो थोड़े अवेयर हो गए हैं, जो डेली प्राणायाम करते हैं, उनको थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है, उनका डीप जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा डीप हो जाती है। अदरवाइज लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं और शैलो ब्रीदिंग ही सारी बीमारियों का कारण है। तो हमको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी चाहिए दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार, 10 टाइम्स लंबा गहरा सांस लेना और उसको कंट्रोल्ड मैनर में एक्सेल करना। इसकी प्रैक्टिस हमको दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ऐसा नहीं कि केवल प्राणायाम के टाइम कर लिया और फिर भूल गए उसको। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करना चाहिए। होता क्या है इससे? जब हम डीप इनहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है, लंग कैविटी एक्सपैंड होती है और इट इज़ द एक्सरसाइज फॉर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। ये पूरे उन ऑर्गन्स की एक्सरसाइज है जो ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आता है। जैसे कि हमारा डायफ्राम है, जो हमारी एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है ना, एक डायफ्राम, ये यू उल्टा यू बनता है, वैसा शेप्ड का एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वो हमारी मतलब हमारे पेट को हमारे चेस्ट से अलग करने का काम करता है अंदर में। वो हमारा ब्रीदिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हुआ, चेस्ट के रिब्स हो गए, स्टमक हो गया, उसके मसल्स हो गए। तो ये क्या होता है, ये सब इनमें मूवमेंट में बदलाव आ जाते हैं जब हमारा इनहेलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इन सारे ऑर्गन्स की एक एक्सरसाइज होती है, वो मूव होता है, ठीक है? जितना डीप इनहेल करोगे उतना ज़्यादा मूव होंगे। सो एज देयर मूवमेंट शुड बी कंप्लीट विद डीप ब्रीदिंग। तो इनका जो मूवमेंट है वो डीप ब्रीदिंग के साथ कंप्लीट होना चाहिए। Hence, training is given to make these movements scientifically appropriate. प्राणायाम करने से ज़्यादा ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कितना सही तरीके से किया जा रहा है। Especially in breath related diseases, the improper movement the respiratory system takes as a result, the disease intensifies. जितना कि सही तरीके से किया गया प्राणायाम हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है किसी पेशेंट के लिए, उतना ही वो नुकसानदायक हो सकता है अगर वो गलत तरीके से किया जाए। इतना कॉन्शियसली प्राणायाम करना चाहिए। पूरा ध्यान इनहेल एक्सहेल पे हो, कितने सेकंड में इनहेल किया, कितने सेकंड में एक्सहेल किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो जिस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं, उल्टा वो और इंटेंसिफ़ाई भी हो सकता है, अगर हमने प्राणायाम को प्रॉपर वे में, करेक्ट वे में नहीं किया। This perfect movement of the system help in curing the disease. अब इसको प्रॉपर वे में अगर किया तो डिसीज को क्योर करने में बहुत हेल्प मिलती है। The oxygen takes in while breathing supplies the required energy for each of the cell of the body to function properly. अब देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन चले गई लंग्स में, बहुत गहरी सांस जब हमने ली तो जा होता है, शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो पूरे लंग्स फिल भी नहीं हो पाते हमारे ऑक्सीजन से और हम एक्सहेल कर देते हैं।
फिर शैलो ब्रीदिंग करते हैं, थोड़ा सा इनहेल किया फिर एक्सहेल कर दिया, तो लंग्स पूरे प्रॉपरली एक्सपैंड भी नहीं हो पाते। लंग्स के टर्मिनल पोर्शन में जो एयर बैग्स हैं, मीन्स एक ग्रेप्स की जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा फिल भी नहीं हो पाता ऑक्सीजन से और हम एक्सहेल कर देते हैं। यही प्रोसेस दिन भर चलती है। लेकिन जो लोग प्रॉपर वे में प्राणायाम करते हैं, उनको क्या होता है, लंग्स पूरे फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से और एक प्रेशर जैसा क्रिएट हो जाता है लंग्स पे, इतने फुल हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहां से प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन के सेल में जाने लगती है फिर धीरे धीरे। इतनी ज्यादा हो गई लंग्स में तो क्या होगा, जब ज्यादा भर दिया आपने लंग्स को, तो क्या होगा, वो प्रेशर की वजह से दूसरे ऑर्गन में जाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन के एक एक सेल में एंटर हो जाती है। और जब ऑर्गन में ऑक्सीजन का आना मतलब उस ऑर्गन का हेल्दी रहना। अच्छे से लंग्स पूरे भरे हुए हैं तो उसके पास में ही हार्ट है, उसके पास में ही हमारा लिवर है, किडनी है, सारे ऑर्गन तो वहीं के वहीं हैं। तो सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे अगर हम अच्छे से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो। The oxygen takes in while breathing supplies the required energy for each of the cell of the body to function properly. Lack of adequate amount of oxygen is one of the cause of nearly all diseases. योग थेरेपी के जो फील्ड है उसमें ऐसा माना जाता है कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम है तो यही सबसे बड़ा कारण है डिसीज होने का। और उस ऑक्सीजन को हम कैसे कंप्लीट करें, उसका जो ज़रूरत रिक्वायर्ड अमाउंट है, प्राणायाम करके एक एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचती है। नो सेल एंड अल्टीमेटली नो ऑर्गन विल बी एबल टू कैरी आउट देयर फंक्शन विदाउट ऑक्सीजन। शैलो ब्रीदिंग करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है, छोटी छोटी सांसें लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि यंग एज में तो हम सब ठीक ठाक रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत डिसीजेज अंदर चलती हैं। थोड़ा एज होने के बाद क्या होता है, ऑर्गन में से ऑक्सीजन कम होने लगती है क्योंकि हम लंग्स को ही पूरा फिल नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, दूसरे ऑर्गन में ऑक्सीजन कम हुई तो क्या होता है, वो ऑर्गन धीरे धीरे काम करना स्लो करता है। जैसे कि हार्ट किसी का काम नहीं कर रहा, क्यों, ऑक्सीजन कम है। और कभी कभी वो कंप्लीटली अपना फंक्शनिंग बंद कर देता है विदाउट ऑक्सीजन। Insufficiency in the functioning of these organs with the process of oxygen can generate disease. ऐसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ऑर्गन धीरे धीरे काम करना स्लो और फिर कंप्लीटली बंद कर देता है और उस ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज हमको हो जाता है। किसी को बोला था लिवर खराब है, हार्ट में प्रॉब्लम है, क्यों है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं है। In many such cases, none of the physiological laboratory tests can detect the cause of illness. ऐसे बहुत से केसेस में कोई भी लेबोरेटरी का टेस्ट ये नहीं बता सकता कि उस पेशेंट को क्या हुआ था। ऑक्सीजन की कमी का उतना जल्दी पता नहीं लगता है, जब वो बहुत लेवल तक वो चीज़ बढ़ जाती तो ही पता चलता है। अदरवाइज किसी भी लेबोरेटरी में वो पता नहीं लगेगा कि उनकी बीमारी का कारण क्या था, नहीं पता लगता। ये हमको पता है कि प्राणायाम के क्या इफेक्ट होते हैं तो हम बता सकते हैं। इंक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज द ओनली वे आउट एंड डीप ब्रीदिंग इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह की बीमारियों का जिनका लेबोरेटरी में भी पता नहीं चलता, क्या है इलाज, इलाज है, वे आउट क्या है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के इनटेक को इंक्रीज करना और डीप ब्रीदिंग इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन इसका। लंबी गहरी सांसें लीजिए, बहुत सी बीमारियां हमसे दूर भाग जाएंगी। जनरली शैलो ब्रीदिंग जब हम करते हैं, जो कि नॉर्मली सभी लोग करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग जो नहीं होती वो शैलो ही होती है। अभी क्लास के बीच में ही डीप इनहेल कीजिए और डीप एक्सहेल कीजिए। उसके अलावा जो अब तक कर रहे थे वो था 500 एंड 600 सीसी ऑफ एयर। शैलो ब्रीदिंग में हम 500 से 600 सीसी एयर ही ले पाते हैं अपने लंग्स में, शैलो ब्रीदिंग में। एंड वाइल प्राणायाम हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं, 5000 से 500
5000 से लेके 5500 cc विद द प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीदिंग। कितना मेजर डिफरेंस है, कहाँ 500 और कहाँ 5000। तो इतना इंटेक जब करेंगे तो बॉडी में से डिसीज दूर रहेंगे, ऐसा योगा थेरेपी के अकॉर्डिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्राणायाम में होती है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कहाँ जाती है? जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में। उस ऑक्सीजन को ले जाके पूरे बॉडी के ऑर्गन में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। कैसे? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करके hemoglobin absorb the oxygen that arrives in the air sacs। एयर सैक्स क्या होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बैग होते हैं एयर के, वो कहलाते हैं एयर सैक्स और एयर बैग्स। उनमें जो ऑक्सीजन भरी है उनको हीमोग्लोबिन अब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या करता है? हीमोग्लोबिन ने उसको अब्जॉर्ब किया हुआ है। अब समझो आपने इनहेल किया और रिटेंशन कर लिया ब्रेथ का, आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेथ को वहीं होल्ड कर लिया। तो इन अभ्यंतर कुंभक and रेचका high pressure is generated on the lungs that speeds up the process of absorption of oxygen and make it more effective। क्या हुआ? लंग्स पूरे भरे हुए थे ऑक्सीजन से, बिकॉज आपने डीप इनहेल किया था। और फिर आपने क्या किया? होल्ड कर लिया। अब उसको वहीं के वहीं भरे हुए लंग्स में आपने होल्ड भी कर लिया। तो जो भरी हुई ऑक्सीजन थी ना, उस पर प्रेशर जनरेट हो गया, और वो हीमोग्लोबिन के साथ दूसरे ऑर्गन की तरफ एब्जॉर्ब होके चले गई। प्रेशर पड़ रहा था ना उस पर बाहर से, आपने इनहेल कर लिया और होल्ड कर लिया, तो प्रेशर जनरेट हो गया। आप कभी इनहेल करके देखिए, एक प्रेशर था लंग्स पे क्रिएट होता है, वो प्रेशर ले जाता है ऑक्सीजन को निकाल के लंग से दूसरे ऑर्गन्स में, and makes it more effective. In the ideal procedure of pranayam, 1, 4, and 2. 1 inhale, 4 retention, and 2 exhalation. एक आइडियल जो प्रोसीजर है प्राणायाम का वो है 1, 4 एंड 2। As the process of inhalation, breath retention, and exhalation is carried out in a particular proportion, these pressures are maintained for a longer duration and create an impact on the organs in the neighborhood of the lungs। देखिए, समझिए, आपने बहुत सारा ऑक्सीजन फिल कर लिया लंग्स में, आपके लंग्स पूरे फिल हो गए ऑक्सीजन से, ठीक है। अब आपने उस पर प्रेशर क्रिएट कर दिया रिटेंशन करके। जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया, वो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से आपके लंग्स के आसपास के ऑर्गन में जाने लगी, नेबरहुड में जो ऑर्गन्स है ना, उनमें जाने लगी, और धीरे धीरे आपके आसपास के ऑर्गन भी कैसे हो गए? हेल्दी होने लगे। द ट्रायो ऑफ बंधास। ठीक है, अब आपके इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्राणायाम कितना इफेक्टिव है? वो लंग्स के अलावा बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए हेल्दी है, इफेक्टिव है। अब इसी को जब हम 3 बंधों के साथ करते हैं, त्रिबंधास के साथ में, जालंधर, उड्डयन एंड मूलबंध, इट क्रिएट्स सिमिलर प्रेशर ऑन द ऑर्गन इन द स्टमक एंड द चेस्ट। स्टमक और चेस्ट के सारे ऑर्गन्स पे एक सिमिलर प्रेशर क्रिएट करता है, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने का प्राणायाम काम करता है। द फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज। अब इसमें पता है कि क्या होता है? पैनक्रियाज जो है हमारे स्टमक में, उस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, पैनक्रियाज हेल्दी होंगे, स्टमक, इंटेस्टाइन सारे हेल्दी होते हैं। डायबिटीज़, प्राणायाम से डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक क्योर होता है, बिकॉज उड्डयन बंध जब हम लगाते हैं, बंधा के साथ में जब हम करते हैं, तो उस पर एक स्टिमुलेशन क्रिएट करता है। बट ये सब चीज़ों में बहुत ध्यान रखने की बात है कि प्राणायाम बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें छोटी सी भी एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। A proper practice of breath regulation helps in curing many complicated diseases, but it is necessary to give a warning that improper practice create adverse effect on the body।
जैसे कि अच्छे सही प्रैक्टिस के फायदे हैं, वैसे ही गलत प्रैक्टिस के बहुत नुकसान हैं, इसलिए बहुत ध्यान से प्राणायाम करना चाहिए। इफेक्ट ऑन द बॉडी, thus मेकिंग द डिसीज मोर कॉम्प्लेक्स। गलत तरीके से किया हुआ प्राणायाम डिसीज को और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। The different way of inhalation and exhalation in these breath regulation exercise produce varied effect। अलग अलग प्राणायाम जो होते हैं ना, अलग अलग इफेक्ट देते हैं, इसलिए हर किसी को हर प्राणायाम नहीं चलता। सूर्य भेदी भस्त्रिका क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, हीट एनर्जी ऐसे बोल सकते हो। तो जिनकी बॉडी ऑलरेडी पित्त प्रकृति है, या जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, या ऑलरेडी समर सीजन है, तो हम सूर्य भेदी और भस्त्रिका हमको ज़्यादा देर नहीं करवाना चाहिए, या देख के करवाना चाहिए कि अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें प्राणायाम के साथ ध्यान रखने वाली होती है कि किनको कौन सा प्राणायाम देना है, कौन सा नहीं। शीतली शीतकारी वही कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो अगर किसी का बीपी डाउन रहता है तो हम उनको नहीं करवा सकते। साथ में बहुत ठंडा मौसम है, टेम्परेचर बहुत डाउन है बाहर का, तो भी हमको इनसे बचना चाहिए, बिकॉज ये बॉडी के टेम्परेचर को भी डाउन कर देंगे और उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में। तो सब सीजन, क्लाइमेट और पेशेंट सबको देखते हुए हमको प्राणायाम देना है। Selection of the most appropriate kind of breath regulation exercise according to the effectual requirement of the disease will definitely help in curing the disease। तो ये देख के देना चाहिए कि क्या पेशेंट है, उसका यूनिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राणायाम सजेस्ट करना चाहिए हमेशा। उसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब क्या? अलोंग एंड थॉटफुल ऑब्जर्वेशन। किस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन? योगा थेरेपी में ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का है? हम तो प्राणायाम, योग, प्राणायाम, आसन और क्लींजिंग टेक्निक ही जानते हैं। अब ये चिंतन क्या चीज़ है, इससे डिसीज का क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंटेम्पलेशन अपने आप में एक थॉटफुल ऑब्जर्वेशन होता है, इज अनदर इफेक्टिव प्रोसेस इज इन क्यूरिंग डिसीजेस। किसी पेशेंट पे जब हम काम करते हैं तो केवल आसन, केवल प्राणायाम और केवल शुद्धि क्रियाओं से वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, जब तक हम उनको मोटिवेट ना करें, जब तक हम उनके माइंड में ये ना डालें कि ये चीज़ें आपको पूरी तरह से हेल्दी करने वाले हैं, जब तक हम एक ट्रस्ट डेवलप ना कर पाए योगा के प्रति उनका। और साथ ही साथ आसन करते वक्त, प्राणायाम करते वक्त एक पॉजिटिविटी के साथ में, अवेयरनेस के साथ में किया हुआ आसन, प्राणायाम, योग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वही होता है एक थॉटफुल ऑब्जर्वेशन और चिंतन। Many of us cannot view any association of contemplation with the curing of diseases। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इसका क्या कनेक्शन है डिसीज के साथ में। एज कंटेम्पलेशन इज द प्रोसेस ऑफ माइंड, बिकॉज उनको लगता है ये तो बॉडी का डिसीज है, बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, पैरों में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो माइंड से उसका क्या कनेक्शन है? But those who are aware of the fact that although the disease is physical, its cause may be lie in the mind, may understand the relation between the two. It has been clear from the researches that the mental imbalance plays a role in the development of any disease। तो हमको एक चीज़ पता है और रिसर्च ने भी ये साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि अगर हमको बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई तकलीफ हमको हो रही है और हमारा ध्यान वहीं वहीं बार बार जा रहा है, मेरा तो नी हर्ट है, मेरे नी में तो बहुत पेन है और पता नहीं कितने दिन में ठीक होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये डॉक्टर ठीक कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह की जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी बीमारी को जल्दी ठीक नहीं होने देते। तो एक जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम जब योग को, थेरेपी को स्टार्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हमको उस पे एक एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन हमारा, ये चिंतन होना चाहिए कि अब हम ठीक होने वाले हैं,
अब हमने योग या योग थेरेपी स्टार्ट कर दिया है, अब मेरा माइंड कंट्रोल में है, मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल है, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे मैं हेल्दी हो रही हूँ। इस तरीके का हमको अपने मन में भाव रखते हुए योगा थेरेपी को स्टार्ट करना है। It has been clear from the researches that the mental imbalance plays a role in the development of any diseases. Contemplation is effective in the treatment of any disease, चाहे वो mental हो issue या वो physical हो। बट ये जो चिंतन वाली बात है दोनों में हेल्पफुल होती है। Because the physical pain in any disease result in added restlessness of the mind। चाहे बॉडी में कहीं भी पेन हो, लेकिन हमको माइंड रेस्टलेस लगता है कि नहीं लगता है। हमारा मन कहीं नहीं लगता जब हमारा हमको पेन हो, हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमको ना टीवी अच्छा लगता है देखना, ना हमको कोई और चीज़ एंटरटेनमेंट की अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार वो पेन की तरफ चला जाता है। If the mind can be made stable with the practice of contemplation, it will increase its power to uh, reduce the sensitivity of the trouble। कहीं से किसी भी तरीके से आपने देखा होगा, अगर समझो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है या चोट लगी है, लेकिन उसी बीच में कोई फनी वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ आप देखो, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, माइंड थोड़ा सा अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम थोड़ी देर के लिए अपना पेन भूल जाते हैं, या हम हंस रहे हैं बच्चों के साथ में, खेल रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा माइंड अगर उस पेन को भूल जाए तो बॉडी भी भूल जाती है। यहाँ पे क्या है, माइंड को स्टेबल करना, मतलब और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेंसिटिविटी तो होती है, जो पेन को हम फील कर पा रहे हैं उससे थोड़ा लेस फील होता है, थोड़ा कम फील होता है वो पेन हमको। दिस अप्रूव द बेसिक कॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीजेस। और इसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंटेम्पलेशन कहाँ काम आता है, जो कि डिसीजेस साइकोसोमेटिक होते हैं। साइकोसोमेटिक अर्थात मानसिक रूप से स्टार्ट होते हैं और फिजिकल लेवल पे धीरे धीरे विजिबल हो जाते हैं। लाइक एस्थमा भी अपने आप में एक साइकोसोमेटिक डिसीज है। अ, अपने आप में एसिडिटी भी एक साइकोसोमेटिक डिसीज है। इसके अलावा कई सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी साइकोसोमेटिक डिसीज की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज माइंड जब स्टेबल नहीं रहता, हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो। दैट मीन्स माइंड का कहीं ना कहीं बॉडी के साथ कनेक्शन है। तो इस तरीके से ये चारों जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे योगा थेरेपी के टेक्निक्स हैं, वो डिसीज़ पे काम करते हैं। और जब हम चारों को प्रॉपर वे में लेके चलते हैं तो हम डिसीज़ पे काफ़ी कुछ ओवरकम हो सकते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं।